दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो उसका पहला कार्य होता है संबंधित थाने में जाता है, वहाँ पर सूचना देता है जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर कहते हैं, दर्ज कराता है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाने द्वारा एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी उस पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप देता है सेक्शन 173 के तहत। जांच अधिकारी या तो एफआईआर लगाएगा अगर पाता है कि जो सूचना उसे दी गई है वो झूठी है, और अगर सूचना सही पाता है तब वह चार्जशीट फाइल करता है। मजिस्ट्रेट उस दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेता है और आगे की प्रक्रिया फिर मुकदमे की शुरू होती है, सेक्शन के हिसाब से, अपराध की प्रकृति के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि आपने 4 या 5 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी उन लोगों के नाम निकाल देता है, उनके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगा देता है, उनको मुलजिम नहीं बनाता। तब आपके सामने क्या रास्ता होता है? तब या तो आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, या फिर आप 319 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र देते हैं। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इससे अलग हटकर, ये तो एक रूटीन में बना हुआ है, प्रैक्टिस में बना हुआ है, इस प्रैक्टिस से अलग हटकर सेक्शन 190 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान को सही ठहराया है। दरअसल यह मामला क्रिमिनल रिट पिटीशन जो कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दाखिल की गई थी, 2 इश्यूज थे। पहला ये कि एप्लीकेंट का कहना यह था कि मजिस्ट्रेट द्वारा उसको गलत समन किया गया है, चूँकि पुलिस अधिकारी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में उसका नाम नहीं था। दूसरा, उन्होंने 482 के तहत इस तरह से दाखिल की गई चार्जशीट को क्वैश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। हम पहले ही बिंदु पर चर्चा करेंगे सीआरपीसी की धारा 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया। पहले मैं बता दूं, यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच द्वारा, जिसे लीड कर रही थी श्रीमती मंजू रानी चौहान, जो कि रिट पिटीशन संख्या 55 से 2023 आसिफ अहमद सिद्दीकी बराम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से के सामने लाई गई। थोड़ा सा फैक्ट समझ लीजिएगा, समझने में आसानी होगी, ब्रीफ कर देता हूँ। प्रस्तुत केस में हुआ यह था, जो इन्फॉर्मेंट हैं बच्चे के पिता, उन्होंने थाना पर सूचना दी, प्रयागराज शंकरगंज थाने की ये केस है कि उनकी बेटी लापता है और फला उनको किडनैप करके ले गए हैं। 3 लोगों के उन्होंने नाम लिए, जिसमें इस व्यक्ति का, जो यहाँ पर सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट आए हैं, आसिफ अहमद सिद्दीकी का नाम नहीं था। कुछ दिनों बाद लड़की बरामद हो जाती है। लड़की 161 में बयान दर्ज कराती है। 161 में वो कहते हैं कि मेरी आयु 19 वर्ष है, घर में झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से नाराज होकर मैं अपने आप चली गई थी। बाद में जब उसके 164 के एविडेंस कराए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए जाते हैं, वहाँ पर वो लड़की अपने बयान से पूरी तरह पलट जाती है और वह 3 लोगों के अलावा एक आसिफ अहमद सिद्दीकी का नाम लेती है कि ये मैं जब घर में थी, ये आए, इन्होंने मुझे किडनैप किया, मेरे साथ कहानी पूरी रेप किया, ये किया, वो किया। लेकिन खास बात जो बताने की है वो ये है कि 161 में उसने आसिफ अहमद सिद्दीकी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, वहाँ उसने खुद जाना बताया था। एफआईआर में आसिफ अहमद सिद्दीकी का नाम नहीं था। केस को मजबूती देने के लिए इन्फॉर्मेंट ने अपनी पत्नी यानी पीड़िता की माता का बयान कराया। पीड़िता की माता ने आसिफ अहमद सिद्दीकी का पूरा पता बताया, उसकी वलीयत बताई, जबकि उनकी बेटी द्वारा नहीं बताई गई थी। पूरा एड्रेस बताया और उन्होंने यह भी कहा कि वह आसिफ को नहीं जानती हैं, ये सारी बातें मुझे मेरे पति द्वारा बताई गई। इस आधार पर इस शक के दायरे में आया और जांच अधिकारी ने आसिफ अहमद सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न करके उनके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा तभी आसिफ अहमद सिद्दीकी को समन किया गया। जब उन्होंने संज्ञान लिया तो आसिफ अहमद सिद्दीकी को समन कर लिया गया, जिनके खिलाफ न तो एफआईआर थी, जिनके खिलाफ न तो 161 का बयान था, जिनके खिलाफ न ही पीड़िता और उसकी माता के बयानों में कोई कोरोबोरेट कर रहे थे। तभी मजिस्ट्रेट ने उनको समन किया। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट आते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 190 ये प्रावधान करती है, उसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या 3 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले सुनने में या समझने में अटपटा सा लगता है कि एफआईआर आने के बाद भी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है उसके खिलाफ भी संज्ञान लिया जा सकता है, वो भी विदाउट प्रोटेस्ट पिटीशन डाले, वो भी विदाउट 319 की एप्लीकेशन मूव किए। ये कैसे संभव है? संभव है, कानून में इसका प्रावधान है, सीआरपीसी में इसका प्रावधान है। मैं पढ़े देता हूँ। सेक्शन 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है? कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी केस का संज्ञान ले सकता है। कब ले सकता है? ए में कहा गया है अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, कंप्लेंट प्राप्त होने पर। बी अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स, पुलिस रिपोर्ट पर, जब पुलिस 173 रिपोर्ट दाखिल करती है, फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट जो भी आती है,
सी अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस, पुलिस के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से भी अगर उसको सूचना प्राप्त होती है या उसकी अपनी ओन इन्फॉर्मेशन, उसकी कोई जानकारी होती है, तब भी संज्ञान ले सकता है। हाई कोर्ट का यही कहना था कि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से बाउंड नहीं है। पुलिस अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, कुछ लोग खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तो भी जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, भले उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट के अनुसार केस नहीं बनता है, तब भी मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले सकता है। सार एवं तत्व यह है इस जजमेंट का। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, थोड़ा लाइन से अलग हटकर है, लीक से हटकर है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि आमतौर से जब पुलिस अधिकारी जांच में किसी व्यक्ति का नाम निकाल देते हैं तो जो इन्फॉर्मेंट है वो बहुत परेशान रहता है, प्रोटेस्ट पटिशन डालता है या वो जैसे कि बताया दूसरे तरीके अपनाता है, वहाँ उसको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेंट ने 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किया गया और अभियुक्त को समन किया गया। मजिस्ट्रेट का कहना यह था कि अगर अभियुक्त दोषी नहीं है तो यह बात ट्रायल में स्पष्ट होगी, ना कि कॉग्निजेंस के स्टेज पर। यही बात हाईकोर्ट ने भी सस्टेन की और हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को सही करार दिया। मैं समझता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई थी। पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। बहरहाल वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस।